हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बोले तो FEE। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट पे। इस चैप्टर से ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर लिए हैं, देन उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट भी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किए हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देन यूनिट पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बिल्कुल देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा FEE प्लेलिस्ट का लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप लोग चले जाएंगे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में, एंड प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है दोस्तों? अगर आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पता है तो फिर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। देखो, कोई भी एक मैग्नेटिक सोर्स से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग उस सोर्स का मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं एक मैग्नेट ले रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं, ये सभी लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये सभी इमेजिनरी लाइन है। तो किसी भी एक पोल को अगर हम लोग सोर्स मान लेते हैं, यहाँ पे किसी भी एक पोल को मैं सोर्स मान लेता हूँ, तो इस सोर्स से जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक सोर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बात है। ओके, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं उस सोर्स का मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड इसको हम लोग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं, तो ये मान लेते हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ फ्लक्स बोले थे, या फिर जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सभी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जितने नंबर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लाइन ऑफ फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड को पार हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसका जो फ्लक्स होगा इस मैग्नेटिक सोर्स का, तो वो होगा वो 8। ठीक है, ओके, सो यू कैन डिफाइन। चलो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। दोनों ही तरीके से लिखेंगे डेफिनेशन, एक तो ये वाला डेफिनेशन, एंड दूसरा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड से है, तो वो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सबसे पहले लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ magnetic source is called magnetic flux। ठीक है, ओके, एंड दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ magnetic lines of force passing
पासिंग थ्रू अ या फिर पासिंग थ्रू एनी पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्या दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप 2 ही लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डेनोटेड बाय फाई, इसको फाई कहा जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ फाई मतलब फ्लक्स इज मैक्सवेल। ठीक है, इज मैक्सवेल। एंड एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, एसआई यूनिट है इसका वेबर। ठीक है, एसआई यूनिट है वेबर। ओके, एसआई यूनिट क्या है, वेबर। एंड वेबर हम लोगों ने पहले भी देख के रखा है, वेबर किसका यूनिट है बोलो। एक और क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, दैट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेबर उसका भी यूनिट है। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे हम लोग वेबर को जो है, इस वेबर को हम लोग एज ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वेबर इज इक्वल टू होगा 10 to the power 8 लाइन्स ऑफ फोर्स, 10 to the power 8 लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ फोर्स। अब 10 to the power 8 अगर करेंगे तो ये होगा 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, और लाइन्स 10 करोड़ लाइन्स, एंड 10 करोड़ बोले तो 100 मिलियन लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, चलो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, एंड क्या है, अगर किसी भी फील्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, तो उसका मतलब उस फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, अगर किसी फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स के नंबर जो है वो कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो उसका मतलब वो फील्ड आपका वीक है। ठीक है, ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स होने का मतलब क्या है, ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स होने का मतलब क्या है, लाइन जो है वो बहुत ही क्लोज रहेगा, मतलब एक दूसरे के पास एकदम टच हुआ ऐसा। ठीक है, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके थ्रू ऐसे ऐसे लाइन जो है पास हो रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारी लाइन पास हो रहा है। एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फील्ड के लिए, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गर फील्ड। ओके, ये होगा वीकर फील्ड, ये आपका कमज़ोर होगा, ये बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जितना फ्लक्स का नंबर जितना होगा उसका मतलब वो फील्ड उतना ही ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, चलो अभी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, चलो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जितने नंबर ऑफ लाइन पार हो रहा है
उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए हैं, दैट इज़ द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। एक ही हम लोग छोटा सा लिए हैं, दिस इज़ 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये है 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल सॉरी एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये छोटा सा, एंड इसके थ्रू जितने नंबर ऑफ लाइंस पार होंगे या फिर जितने मैग्नेटिक फ्लक्स पार होंगे उसको हम लोग कहते हैं इसके फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इसका फ्लक्स डेंसिटी। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। एंड जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जितने लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पार होगा या फिर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पार होगा उधर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द number of magnetic flux per unit cross sectional area of a magnetic field, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू फाई क्या है दोस्तों, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नीचे होगा एरिया, ओके। दिस इज एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज एरिया, ठीक है दोस्तों, ओके। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वेयर फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। एंड इसका अगर हम लोग यूनिट बताएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह सा होगा। देखो बी का अगर यूनिट बताएंगे तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट बोलो क्या है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट है आपका वेबर, ठीक है, वेबर। एंड एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ला। ये टेस्ला कार नहीं है, टेस्ला कंपनी नहीं है, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। एंड ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक ही डायरेक्शन पे जाता है, ओके, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नंबर है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ लाइन पास हो रहा है वही है मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आ रही है, एंड डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन पे पार हो रहा है, ओके। एक ही डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे, दो डायरेक्शन से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ केसेस है, कब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, कब कम होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ केसेस देखेंगे, 3 केसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। चलो सो केस वन आई थिंक इसको फिर से थोड़ा सा पानी रह गया है, अच्छा इसको मैं केस 1 पे लिखेंगे।
केस वन पे लिखेंगे व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स डायरेक्शन, when the plane of coil when the plane of coil is perpendicular to the direction of flux, ठीक है, flux, then the maximum flux will pass, then the maximum flux will pass, ठीक है। तो जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, वो अगर फ्लक्स के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब जो लाइन ऑफ फोर्स है वो मान लेते हैं इस दिशा पे जा रहा है, ठीक है, इस दिशा पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं, ठीक है, वो इस तरह से हम लोगों ने रखे हैं, ओके। मतलब ये बिल्कुल ऐसे जो एरिया है हमारा वो कुछ इस तरह सा है, ये मान लेते हैं दिस इज़ द एरिया, ओके। इसको हम लोगों ने ऐसे रखे हैं एंड जो लाइन है मैग्नेटिक लाइन वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब लाइन के साथ ये वाला जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। देखो जैसे कि ये लाइन आपका ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, इधर भी जो एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री, ओके। ये 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल, दैट इज़ वाई ये परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स पार होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स पार होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है B इजिकल टू 5/A, ठीक है, 5/A। सो इन दैट केस ये जो फ्लक्स होगा, ठीक है, सॉरी ये फाई है एक्चुअली, ये फाई मैक्स इजिकल टू B इंटू A, ठीक है। अब ये B क्या है, ये B का यूनिट क्या है दोस्तों, बोलो, ये B का यूनिट क्या है आपका, ओके। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स पार होगा, ओके। एंड फ्लक्स का यूनिट क्या है, बोलो, फ्लक्स का यूनिट हम लोगों ने देखा है वेबर, ठीक है, फ्लक्स का यूनिट हम लोगों ने देखा है वेबर। सो B का यूनिट अगर हम लोग लगाएंगे वेबर मीटर स्क्वायर का ये इन्वर्स में होगा, ठीक है। एंड ये मीटर स्क्वायर, इस एरिया की बात करें तो ये हमारा वेबर, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स पार होगा इस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा। अब जब हम लोग केस 2 में देखेंगे, केस टू क्या है, ये प्लेन को हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे एंगल में घुमा दिए हैं, ऐसे एंगल में हम लोगों ने घुमा दिए हैं इसको, ठीक है। तो ये घूम के इधर तो नहीं जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये फ्लक्स पहले कितना पार हो रहा था, अब यहाँ पे जो है ये कम पार होगा, पहले इतना पार हो रहा था, ये ऊपर से चला जाएगा, ये ऊपर से चला जाएगा, मतलब ये वाला टोटल वाला पार्ट जो है ये अब इस प्लेन के थ्रू नहीं पार होगा, ठीक है। तो इन दैट केस व्हेन द प्लेन ऑफ coil is at an angle of theta with the perpendicular of flux direction, flux of the field will be, क्या होगा यहाँ पे इन दैट केस, ये क्यों नहीं है दोस्तों, दिस इज द फाई, ये फाई है, दिस इज द फाई। एंड यहाँ पे आपका
क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आपका बी ए साइन थीटा, क्योंकि एंगल पे है तो ये आपका साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एंड ये होगा फ्लक्स। केस 3 देखो, केस 3, व्हेन द प्लेन ऑफ coil is parallel with flux direction, no flux will pass। ठीक है, मतलब क्या है कि अब इसी प्लेन को हम लोगों ने बिल्कुल पैरेलल बना दिए हैं। जैसे कि ये फ्लक्स था पहले, ठीक है, ये फ्लक्स था ऐसे, एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस प्लेन को ऐसे पैरेलल कर दिया, ये प्लेन है, ठीक है, दिस पार्ट इज द प्लेन। तो इन दैट केस जब हम लोग फ्लक्स डायरेक्शन के साथ प्लेन को बिल्कुल क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, तो उसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं पार होगा। तो इन दैट केस ये होगा आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम क्या होगा, 0। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स कब पार होगा ये आपको पूछा जा सकता है। तो हम लोग बताएंगे जब प्लेन ऑफ कॉयल या फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस सेक्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर रहता है, तब जाके मैक्सिमम फ्लक्स पार होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है, 5x इजिकल टू बी ए, 5x इजिकल टू बी ए। बी क्या है, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, ए इज द एरिया। ओके, एंड जब आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगर फ्लक्स अगर जो प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉयल या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फील्ड इज एट एंगल ऑफ थीटा विद परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर किसी एंगल थीटा पे है तो उस केस में कितना फ्लक्स पार होगा, वो होगा बी ए साइन थीटा। थीटा का जो वैल्यू लगा देंगे, फ्लक्स डेंसिटी हमें पता होगा, एरिया हमें पता होगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं फ्लक्स। एंड आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ्लक्स कब मिनिमम फ्लक्स पार होता है, ये किस कंडीशन पे मिनिमम फ्लक्स पार होता है, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि ये जो प्लेन ऑफ कॉयल है या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए तो उसके थ्रू कोई भी फ्लक्स पार नहीं होता है, मतलब वो है मिनिमम फ्लक्स जो कि होता है 0, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशंस, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग किसी भी पोल को रख देते हैं। मान लीजिए हम लोग मैग्नेट के नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका है, नॉर्थ पोल का है। तो वहाँ पे हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल को अगर रख देंगे तो उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे उस नए पोल का ऊपर जो स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, जितना फोर्स लगेगा, दिस इज द इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे कि बात को मैं समझाता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये है सपोज दिस इज द पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक अगर नॉर्थ पोल को रख देंगे, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब है इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो यूनिट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या रखे हैं, एक
यूनिट नॉर्थ पोल को रख दिए हैं, तो ये किसका फील्ड है, इसका फील्ड है, तो इसकी वजह से, इसकी फील्ड की वजह से ये एक फोर्स देगा डेफिनेटली। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग किसी भी नए मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं तो उसमें एक फोर्स वो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फोर्स लगेगा, तो जितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस यूनिट नॉर्थ पोल पे जितना फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब देखो इस पॉइंट को अगर हम लोग चेंज कर देंगे, कहीं नज़दीक ले आएंगे, तो डेफिनेटली फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया ना, ठीक है। ओके, अगर वहीं पे हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस दूरी पे अलग सा इंटेंसिटी होगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इंटेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी at a point in the magnetic field, is defined as the force acting on unit north pole, okay, unit north pole place at that point, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या है, उस पॉइंट पे अगर हम लोग एक यूनिट नॉर्थ पोल को रख देंगे, तो उसमें जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, ओके। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बाय यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है जो हम लोगों ने रखा है, ठीक है। इसमें हम लोग निकाल रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो हम लोगों ने यूनिट नॉर्थ पोल को रखे हैं, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोगों ने मान लिए हैं ये, ठीक है। एम नॉट क्या है दोस्तों, द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट नॉर्थ पोल, ओके। सो एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से, वो क्या है बोलो, उसको थोड़ा सा याद करो, म्यू आर बाई 4 पाई इंटू M1 M2। चलो यहाँ पे हम लोग दो की बात करेंगे, तो इसका अगर हम लोग M1 मानते हैं, इसका M नॉट, सो M1 इंटू M नॉट होगा, एंड ये होगा D का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई M नॉट, ये वाला M नॉट, ठीक है। F का वैल्यू, ये पूरा F का वैल्यू है M नॉट, तो M नॉट कट जाएगा। एंड अगर हम लोग एयर मीडियम की बात करें तो सिर्फ क्या होगा, म्यू नॉट, ओके, बाई 4 पाई इंटू M1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है, M1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक पोल इंटेंसिटी, ओके, मैग्नेटिक पोल इंटेंसिटी। एंड ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसका अगर यूनिट बात करें, इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट सिंपली अगर न्यूटन वेबर, सिंपली अगर बताएं तो दिस इज न्यूटन वेबर, ठीक है दोस्तों, न्यूटन वेबर, ओके, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मैग्नेटिक पोल को प्लेस करते हैं जिसका
वैल्यू क्या है, एम वेबर, ठीक है। ओके, एंड इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो अगर H होता है तो फिर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक पोल ऑफ m वेबर at a point in magnetic field of intensity H, so F इज इक्वल टू mh, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग इजिली F इज इक्वल टू mh निकाल सकते हैं। m क्या है, m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट, ये जो हम लोगों ने रखे हैं, ठीक है, उसका है ये आपका पोल स्ट्रेंथ, एंड H क्या है इस पॉइंट पे इस फील्ड का इंटेंसिटी। तो हम लोग फोर्स कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। और ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हमें बताया गया है, जितना हमारे सिलेबस में है, उतना हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इससे डीप हम लोग नहीं जाएंगे। डीप अगर जाते हैं तो फिर बहुत सारे टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना होगा, एंड उतना हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो शायद हम लोग थोड़ा सा डीप में जा सकते थे, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है एंड ये सभी हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे। चलो, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक पोटेंशियल। सिर्फ इसका हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन, मैग्नेटिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, डेफिनेशन का मतलब समझा देता हूँ तो बस हो जाएगा। तो द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक पोटेंशियल at any point in the magnetic field, in the magnetic field is measured by the work done, work done in moving a unit and pole, from infinity to that point against the magnetic force, against the magnetic field, ठीक है। अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड कहिए या फिर फोर्स कह सकते हैं, चलो यहाँ पे फोर्स ही लिखो, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अब इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल हम लोग किसको कहेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक पॉइंट लिए हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के इस पॉइंट पे, मतलब सी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। सो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से, इन्फिनिटी बहुत दूर से एक यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से मूव करा के, इन्फिनिटी से मूव करा के इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें कार्य करना होता है, दिस वर्क इज़ द पोटेंशियल,
मैग्नेटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो ये नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ पोल को हम लोग ले जा रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी में था तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन जब हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड में घुसाएंगे तो ये नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, धक्का देगा। ओके, तो इसके अगेंस्ट हम लोग उसको ले जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट, इस पोल के अगेंस्ट हम लोग उसको ले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो चाहेगा ना, इसको धक्का देगा ना, इसको, ये भी तो नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये इसको धक्का देगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उसके विपरीत में उसको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस काम पे जितना वर्क डन हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इस पॉइंट का मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड ये होता है स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय m, कैपिटल M, एंड it is a स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट एंड इसके डेफिनेशन, अगर आपको पूछा जाता है तो आपका डेफिनेशन पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, मेरा मानिए ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही सीख रहे हैं। ओके, एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा, एंड फॉर्मूले से सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। जब आप लोग हायर क्लास मतलब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर पे जाएंगे तो अपना अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, तब वहाँ से थोड़ा सा डिप में जाएगा, लेकिन उतना भी डिप में फिर भी नहीं जाता। ओके, ठीक है, हायर स्टडी धीरे धीरे जब आप लोग करेंगे, डिप्लोमा पास करके, अगर किसी को बीटेक करने का शौक़ है, इरादा है अगर बीटेक करने का, तो बीटेक में जाके यही सभी टॉपिक को आप लोग बहुत ही डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना डिप्लोमा में पूरे 3 ईयर में आप लोग जितना सीखेंगे ना, उससे कई गुना आप लोग वहाँ पे जाके फिर से सीखेंगे। ओके, सेम टॉपिक को फिर से सीखेंगे, सेम चीज़ों को आप लोग सीखेंगे, सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन डेप्थ जो होगा, डिफ़िकल्टी जो होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार ही चलते हैं, जितना हमें सिलेबस में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है हम लोग यही पेन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमिएबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, देन रिलक्टेंस, परमियंस, एमएमएफ, एंड ऑब्वियसली हम लोग एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट को देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच।